Good afternoon. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन लेट मी टेल यू, हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स मैंने आपको बताया था ना। आंसर राइटिंग का कोर्स की हम स्पेशल क्लासेस में हेल्प किया करते थे। तो बेसिकली क्या होगा, स्पेशल क्लासेस में क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं आ रहे थे स्पेशल क्लासेस में आंसर राइटिंग लिखने, और प्रॉब्लम हो रही थी कैसे लिखे कब लिखें, क्योंकि पहले जो हमारे आंसर राइटिंग सेशन होते थे बहुत बच्चे अटेंड करते थे। अभी क्या हो गया है कि कोई आता ही नहीं है। इसलिए क्योंकि स्पेशल क्लास होती है, तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। आई टेल देम टू लॉन्च इट। ठीक है, अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद में मैं बोल दूंगी उनको। बाकी कल सुबह 8 बजे से आप लोगों का आंसर राइटिंग का अलग से प्लस पे सेशन हुआ करेगा, जिसमें आप डायरेक्टली सामने क्वेश्चन लिखो, फिर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें काम जम नहीं रहा था, तो नंबर ऑफ आवर्स मैंने वहां पर इंक्रीज कर दिए, अपने वहां पे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल डू। हाँ, पहले की तरह होगा, बिल्कुल 10 क्लासेस होंगी इसमें। तो बैच 6 के स्टूडेंट भी आ जाएंगे, 7 के भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। उनको उनके क्वेश्चन दे दूंगी, आपको आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनके जो क्वेश्चन होंगे उनको चेक करके मैं क्लास में दे दिया करूंगी, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आंसर कैसे लिखना होता है। बाकी फीडबैक उनको वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस का बर्डन है थोड़ा। सिलेबस का कैसा बर्डन है, देखिए इसमें क्या रहेगा। अब एक तो ये चीज है, दूसरा करंट अफेयर्स का कोर्स मैंने आपको बताया था, दैट विल बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बाकी किसी को अगर जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर करने हो तो आप स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। कल 4 बजे से रोज शाम 4 बजे को और रात को 9 बजे को स्पेशल क्लासेस हुआ करेगी कल से करंट अफेयर्स की। फुल ऑन करंट अफेयर्स होगा आपका 2019 के लिए। जून से स्टार्ट करेंगे हम, एंड 2020 के पेपर के लिए प्री लेवल पे करेंगे। अब जो मेन लेवल्स का करंट अफेयर होगा उसके लिए अलग से कोर्स आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग से रिलेटेड डिटेल्स। उसमें हम वो पॉइंट्स ढूंढेंगे जो हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसके धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। पहले तो क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है, जून से लेकर के अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर तक के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, टाइम लगेगा उसमें। एक बार ट्रैक पे आ जाएंगे तो फिर आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस वाला जो एनालिसिस होता है ना करंट अफेयर्स का, दैट विल स्टार्ट। खैर वो तो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए कल से आप लोग तैयार रहिएगा। रोज मॉर्निंग में 8 बजे होगी। सिर्फ आपकी जो 22 को होगा उस दिन 9:30 पे होगी ये आंसर राइटिंग की क्लास। अदरवाइज मॉर्निंग में 8 बजे आपकी हुआ करेगी। ठीक है, आंसर किस टॉपिक से होंगे, आंसर होंगे आपके, अभी मैंने कल आपको हॉब्स पे दिया था, प्रंजल और उमंग। आप लोगों ने नहीं लिखा हॉब्स पे, आंसर लिखना चाहिए था आपको। थॉमस हॉब्स पे हमने आंसर लिखे हैं अभी तक। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक अभी प्रिपेयर कर लो, उसमें से क्वेश्चन मैं आपको दिया करूँगी। ठीक है, तो कल के लिए जो रहेगा, पता ही नहीं चला आपको हॉब्स पे। कल की स्पेशल क्लास थी ना, मैंने कल ली थी, तो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, वो चेक भी हो चुका है कल शाम को। अंश लाइव थे, रात को 9 बजे वाली क्लास थी, उसमें चेक कर दिया था हमने। हाय शुभा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड आपने रिकॉर्डिंग्स कवर की हैं कार्ल मार्क्स तक। क्या आप ये सेशन अटेंड कर सकती हैं कि नहीं? पावर हम शुरू करेंगे। हमने थ्योरीज ऑफ द स्टेट कर, अभी हमारा थ्योरीज ऑफ द स्टेट भी कवर नहीं हुआ है, राइट? तो क्योंकि उस दिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं क्लास ले रही थी और नेट की थोड़ी डिफिकल्टी थी। सो स्टेट अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहले आप सारा कवर कर लो एक बारी। ठीक है शुभा, क्योंकि आइडियोलॉजीज होती है ना, हमने आइडियोलॉजीज में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं जो आपके स्टेट के टॉपिक में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आप क्या कीजिए, जो कॉन्टिन्यूएशन में टॉपिक है एक बार वो टॉपिक कवर कर लीजिए। ठीक है, डू दैट, कॉन्टिन्यूएशन में अपना टॉपिक करो। उसके बाद आप, मुझे लगता है 2-3 दिन में कवर कर पाओगे। ठीक है, 2-3 दिन में कवर कर लो सारी आइडियोलॉजीज और थ्योरी ऑफ द स्टेट। उसके बाद लाइव क्लासेस में आ जाना। ठीक है, दूसरा चेतराम, आपकी भी ये फर्स्ट क्लास है, आपने रिकॉर्डिंग्स देखी है? आपने रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी होंगी, तो आई रेकमेंड यू कि सबसे पहले आप सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जा करके देखिए, क्योंकि पेपर 1 सेक्शन ए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पेपर 2 सेक्शन ए बेस्ड है। आधी बातें समझ नहीं आएंगी जब तक शुरुआत से नहीं समझोगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इसमें। तो आप पहले सेशन से देखना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि 30 सितंबर तक आप सारा देख लें। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आने वाले सेशंस होंगे, 30 सितंबर तक सारा फिनिश कर लो, क्योंकि 30
1 अक्टूबर से, हम 1 अक्टूबर से अगले महीने की 1 तारीख से हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरुआत करेंगे। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट फिर भी आप पढ़ सकते हो बिना किसी पुराने बैकग्राउंड के, लेकिन अगर ये वाले टॉपिक्स पढ़ोगे तो डिफिकल्टी आएगी समझने में। और उसके बाद हम पेपर 2 सेक्शन ए भी शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बाद। तो वो जो टॉपिक होगा उसमें डायरेक्टली ये पूरा पेपर 1 सेक्शन ए काम आएगा हमको। यहाँ पे जो बातें सीखी हैं इसी के कंटिन्यूएशन में रिपीटेड आइडियाज भी होंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो आज पावर से शुरू करेंगे। पावर नहीं, स्टेट हमें अभी फिनिश करना है, स्टेट ही हमने अभी कवर नहीं किया है। विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेट। दो मिनट दीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अपलोड कहाँ गई? वेट, लेट मी अपलोड द पीडीएफ, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ, क्रिटिसिज्म बताना था ना, ऐड करवाना था, ठीक है। क्रिटिसिज्म का भी बताती हूँ मैं, वेट कीजिए, मुझे देखना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म में थोड़ी वैल्यू एडिशन करवानी है आपको थॉमस हॉब्स की। Recent. देखो, 1 सेक्शन में थ्योरीज ऑफ द स्टेट। पोलराइजेशन टॉपिक का कल की क्लास में, पोलराइजेशन, प्लूरलिस्टिक थ्योरी का था। हाँ, प्रांजल, कल की टॉपिक है जॉन लॉक। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक दोनों आप करेंगे। एनार्किस्ट, अंशुल, पुराने वाले सारे आपने चेक कर लिए हैं? रिकॉर्डिंग्स देख ली आपने? और फ्लो चार्ट्स जो मैंने बनाए हैं, ओके। अभी एक्चुअली काम ही नहीं, मुझे पिछले दिनों तबीयत खराब थी ना, तो आई वाज ट्राइंग टू वर्क ऑन दोस थिंग्स एंड पूरा बन नहीं पाया। लेकिन आपको एक फ्लो चार्ट में टाइम दो 1 अक्टूबर तक का, तब मैं बना करके आपको दिखा दूँ। क्लास में तो मैंने बताया ही था फ्लो चार्ट बनाना कैसे होता है। आपको 2 स्टेजेस बताई थी मैंने आपको फ्लो चार्ट की। पहले सिर्फ नाम याद रखो, एक बार नाम याद हो जाएगा तो बाकी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा है? स्टेट आज भी क्योंकि नेटवर्क की ही प्रॉब्लम लग रही है मुझको। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ आई विल शेयर। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो जो पीडीएफ्स होंगी बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि उसमें सारे कीवर्ड्स रहेंगे आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। नहीं, शिफ्ट नहीं करूंगी, अगर प्रॉब्लम रही तो शिफ्ट करने पड़ेगा, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम नहीं चल रही है, तो आई नॉट शिफ्ट इट, बिकॉज ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हैं क्लास। इवन आई वांट कि एकदम सीक्वेंस में चले सारी चीजें। खैर, कल की क्लास में एक शिफ्ट करूंगी। शिफ्ट ऐसा होगा, टाइम आपका सेम रहेगा, लेकिन कल की क्लास का टॉपिक कुछ और लिखा हुआ था वहाँ पे, लेकिन मैं उस टॉपिक की जगह पे पावर का टॉपिक ही ऐड करूंगी, ताकि हम पावर उसी सेक्शन में कवर कर लें जो हेडिंग है इसकी, जिस नाम से हेडिंग है, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ द स्टेट में हमने समझा था, वी हैव स्टार्टेड विद दिस मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा हमने, सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ा, मोनिस्टिक थ्योरी पढ़ी हमने जो जॉन ऑस्टिन ने दी थी, एंड फिर हमने प्लूरलिस्टिक थ्योरी देखी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी में हमने मैकाइवर और लास्की दोनों के व्यूज देखे। अब इसमें इसका क्रिटिसिज्म मुझे बताना था आपको कि क्या क्रिटिसिज्म है इनका, ठीक है, कि कैसे क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। तो
तो देखो प्लूरलिस्ट ऐसे लोग बोला जाता है, इनका क्रिटिसिज्म में ये आता है कि इनके कामों में हमको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। ये ऐसे लोगों की तरह एक्ट करते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, आपको केक खाना भी है लेकिन केक बचा के भी रखना है, राइट? दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आपको आपके पास केक होना चाहिए, चॉकलेट्स होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको जब आपके पास होगा तो उसको खाने का मन भी करेगा, और जब खाओगे तो वो फिनिश भी होगा। तो दिस इज द देयर डायलेमा। ऐसे ही प्लूरलिस्ट काम कर रहे हैं। मतलब एक जगह देखोगे कि ये लोग स्टेट के अगेंस्ट में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेट को एलिमिनेट नहीं करते हैं। ये डिफरेंस आता है एनार्किस्ट और प्लूरलिस्ट के बीच में। एनार्किस्ट जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, गांधी हो गए, ये लोग मानते हैं कि देखो जो स्टेट होता है वो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, इसीलिए ये लोग स्टेट के अगेंस्ट में थे, कार्ल मार्क्स और गांधी जैसे लोग। और ये लोग अपना स्टेट बनाना चाहते थे, जैसे गांधी राम राज्य स्टैब्लिश करना चाहते थे, कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ये लोग तो हो गए एनार्किस्ट, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने स्टेट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, हटा दिया। लेकिन प्लूरलिस्ट का क्या चक्कर है कि ये स्टेट के अगेंस्ट में है, गांधी और कार्ल मार्क्स के तरह, लेकिन ये लोग स्टेट को हटाते नहीं है। ये स्टेट को वही प्रेजेंट रहने देंगे, हटाएंगे नहीं, ये बोलेंगे स्टेट एग्जिस्ट करे। अब आपको पता है कि जब तक स्टेट एग्जिस्ट करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी एसोसिएशंस, अब प्लूरलिस्ट ने क्या बोला था कि सिर्फ एक स्टेट एसोसिएशन नहीं होती, बाकी सभी एसोसिएशंस भी होती है और उन सभी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जब तक स्टेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइमेसी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो जाएगा स्टेट। यानी अगर बाकी एसोसिएशंस भी हैं तो हमेशा डोमिनेट कौन करेगा? स्टेट ही करेगा, एज लॉन्ग एज इट इज एग्जिस्टिंग। तो यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टेट को, या तो ये लोग सीधा बोल दें कि स्टेट इज हायर देन अदर एसोसिएशंस, या बोल सकते हैं कि ये बोलने से बेहतर है कि स्टेट इज लाइक एनी अदर एसोसिएशन, बोल सकते थे, क्योंकि स्टेट एग्जिस्टेंस का मतलब ही है कि अपने आप डोमिनेशन आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है और बोला जाता है कि प्लूरलिस्ट ऐसे लोग हैं जो कि दे वांट टू कीप द केक एंड हैव इट टू। इनको केक रखना भी है और खाना भी है, ठीक है? इनको स्टेट के अगेंस्ट भी है लेकिन स्टेट को रखना भी है इन्हें। तो यानी इनके कामों में हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी के काम में हमको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन इनकी रेलेवेंट ही है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं होती एक अच्छी थ्योरी को देने में। इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है रेलेवेंस। इस चीज पे आती है कि कौन ज्यादा सच्चाई बता रहा है, कौन रियलिस्टिक वे में बात कर रहा है। और जो इनकी थ्योरी है, जो इन्होंने दी है, वो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, वो ज्यादा कंड्यूसिव है। अगर हमको इंटरनेशनल पीस मेंटेन करके रखना है तो वो ऐसे ही हो। क्यों? मोनिस्टिक थ्योरी में क्या था? मोनिस्टिक थ्योरी में इंटरनेशनल पीस नहीं हो पा रहा था, पीस नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो ये अफेक्ट करेगा। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये अफेक्ट करेगा, वॉर्स होंगी बार बार। इसीलिए तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई, दैट्स व्हेन इंस्टीट्यूशन आएंगे, ठीक है? अब लस्की ऐसा नहीं बोल रही हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। लस्की नहीं बोल रही हैं, लस्की ये बोलते हैं कि देखो, लस्की का तो ये कहना है कि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं और उनमें से इम्पॉर्टेंट जो की स्टोन एसोसिएशन होती है वो होती है स्टेट, जिसके बिना काम नहीं चल पाएगा सोसाइटी का, ये कहना है, ठीक है? तो यानी एक जगह तो बोल रहे हैं कि स्टेट होगा तो एक्सप्लॉइट करेगा, लस्की तो अगेंस्ट में है कि स्टेट को इम्पोर्टेंस ज्यादा मत दो, स्टेट के रोल को लिमिट करो। ये रोल को लिमिट करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में ये मॉडरेट है ना, क्योंकि एक्सट्रीम में नहीं बोलेंगे। तो ये खुद बोलते हैं स्टेट इज इम्पोर्टेंट, इट इज एसेंशियल फॉर सोशल आर्किटेक्चर। सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना सोसाइटी रन नहीं कर सकते हो आप। ऐसे ही मैकाइवर बोलते हैं कि बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, स्टेट उनमें से एक है, और स्टेट एक यूनिक रोल परफॉर्म करता है। स्टेट कमांड करता है क्योंकि स्टेट सर्व करता है, तो सर्विस स्टेट की बात की उन्होंने। तो यानी अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि पावर लिमिट करो, लेकिन बाद में बोल रहे हैं कि स्टेट तो जरूरी भी है, रहने दो उसको।
एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी इनकंसिस्टेंसी हमको देखने को मिलती है। दिस इज द क्रिटिसिज्म। समझ में आया? कोई डाउट है इसको लेकर के? एनी डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो आता है हमारी डिबेट है कि क्या ग्लोबलाइजेशन के चलते आज के टाइम पे सॉवरेनिटी पे इफेक्ट हुआ है कि नहीं। सॉवरेनिटी का आइडिया क्या है? सॉवरेनिटी का आइडिया है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे एक ही पावर होगी जो सारी डिसीजंस लेगी। तो यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते तो बॉर्डर जो बने हुए थे वो बॉर्डर लेस हो गया वर्ल्ड। अब तो टेरिटरी लेस हो गया वर्ल्ड, क्योंकि अब क्या होता है कि आप कहीं से भी सामान मंगा सकते हो, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट पे द कस्टम्स एंड डू वट एवर यू वांट। कहीं पे भी जाना है वीजा लगा करके आप आसानी से जा सकते हो, नॉट दैट एन इशू। तो पॉइंट इज कि क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉवरेनिटी पे अफेक्ट हुआ है? तो इस पे 3 स्कूल्स आते हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो सबसे पहले आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है? दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। इट इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। केनिची ओहामे जो है वो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। डीटेरिटोरियलाइजेशन हो गई है, मतलब जैसे पहले टेरिटोरियलाइजेशन हुई थी 1648 में, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी कि ये आपकी टेरिटरी है, इस पे आपकी चलेगी, ये दूसरे की टेरिटरी है, इस पे आप अपनी नहीं चला सकते। अब इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट तो देखो करेगा। रीजन ये है कि नेशन स्टेट का मतलब ही है कि टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे आपकी पावर है। तो पहले यूरोप में रोमन एम्पायर हुआ करता था मिडिवियल टाइम्स में, और वहां से चेंज होकर के हमने देखा कि आगे जाकर के नेशन स्टेट का 1648 में कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि उससे पहले 30 साल की वॉर चल रही थी, 30 इयर्स वॉर, जिसके चलते इंस्टेबिलिटी थी यूरोप में। तो उस टाइम पे ये असेंशियल था कि एक डेफिनेट बॉर्डर होना चाहिए, उस टाइम पे वो एलिमेंट था, और इसीलिए सॉवरेनिटी लाई गई कि सुप्रीम पावर किसके पास में होगी लॉ बनाने की? स्टेट के पास में होगी। लेकिन ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, इसको हम बोलते हैं, ये किस चीज पे बेस्ड है? बिलियर्ड्स बॉल मॉडल पे बेस्ड है। ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम पेपर 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको एक आइडिया बताती हूँ बिलियर्ड्स बॉल मॉडल का। बिलियर्ड्स की गेम आपने देखी है? बिलियर्ड कैसे बॉल होती है? ठीक है, देखो बिलियर्ड्स आपने, पूल जिसको बोलते हैं हम, इट इज मोर लाइक दैट। ठीक है, जिसमें बॉल्स होती हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक बॉल को जब हिट करते हो तो वो जाकर के दूसरी बॉल्स को हिट करती है। यानी इस बॉल को अगर आपने हिट किया तो ये बॉल यहाँ जाकर के इसको हिट करेगी, और ये इनपेनेट्रेबल है। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों बॉल्स आपस में टूट करके मर्ज हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। इससे अफेक्ट होता है इसको, ये वाली जाकर के दूसरे पे टकराएगी, ये वाली जाकर के तीसरे पे टकराएगी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ मॉडल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मॉडल में एक मॉडल आता है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल का। तो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, ये सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहां पर सिक्योरिटी डायलेमा की बात की जाती है। सिक्योरिटी डायलेमा की बात की जाती है। अब व्हाट इज सिक्योरिटी डायलेमा? अब ये बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आपको बताऊंगी, हल्का सा बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं। लेकिन याद रखना है, ये जो शेल्स होते हैं ये हार्ड शेल्स होते हैं, दे आर दी हार्ड शेल, इनपेनेट्रेबल शेल होते हैं, एंड इनके अंदर जो फोर्सेस होती है ये पेनेट्रेट नहीं करेगी, मतलब इनपेनेट्रेट है। अब कैसे होता है? पुराने जमाने में होता था, रोमन एम्पायर था जब, तो हमने देखा कि लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, क्योंकि
टेरिटरी थी नहीं, राजा क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, एक्सपैंड करते रहते थे इधर से उधर, तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती थी यूरोप में। इसीलिए 1648 में ट्रीटी साइन की गई वेस्टफेलिया की, और उसके चलते ये वाला मॉडल लेकर के आया गया, वर्ल्ड ऑर्डर लाया गया। दिस वाज द वर्ल्ड ऑर्डर। दिस वर्ल्ड ऑर्डर, इसको हम यू नो इसको बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में, इसका वर्ल्ड ऑर्डर, इस वर्ल्ड ऑर्डर का नाम है वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि अब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हर एक कंट्री की एक डिफाइंड बाउंड्री होगी। तो यानी अब यूरोप में कुछ 4-5 ग्रेट पावर्स होंगी, 4 से 5 ग्रेट पावर्स होंगी, बाकी सब छोटी छोटी पावर्स होंगी। ठीक है, एक ऐसा मॉडल था, ये मल्टीपोलर टाइप का मॉडल था वेस्टफेलियन, जिसमें क्या था, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे छोटी छोटी पावर्स भी थी और बड़ी बड़ी पावर्स भी थी। ठीक है, ऐसे देखेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, 4-5 तो ग्रेट पावर है। अब ग्रेट पावर का मतलब होता है कि मतलब सक्षम है, अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी डायलेमा हुआ करता था। मान लो एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री है बी। ए कंट्री ने सपोज अपने डिफेंस के लिए, हर कोई कंट्री चाहती है अपने इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना, तो सेम चीज होगी। कंट्री ए जो होगी, कंट्री ए चाहेगी कि अपने इंटरेस्ट को वो डिफेंड करे, अपने टेरिटरी को डिफेंड करे, तो वो ऐसे में डिफेंस एक्सपेंशन कर सकती है। सपोज अपनी मिलिट्री में एक्सपेंशन कर लिया इन लोगों ने, आर्मी पर्सनल्स बढ़ा लिए, और अपनी आर्म्स और एम्यूनेशन में गन्स और ये सब बढ़ाने शुरू कर दी, टैंक्स बढ़ाने शुरू कर दिए, मिलिट्री टैंक्स और ये सब। ठीक है, तो ये लोग शुरू करेंगे। अब ये शुरू करते हैं, सपोज इन्होंने अपनी आर्मी एक्सपैंड की, तो इससे बी को क्या सिग्नल जाएगा, बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में इनपेनेट्रेबल है, मतलब एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टकराएगी, ऐसा तो है नहीं कि बाकी सब बॉल्स के जो दूसरे किनारे हैं या दूसरे जो डॉट्स हैं वो सभी भी टच होंगे दूसरे सरफेसेस। यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कांटेक्ट, मतलब लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा। दैट इज अ बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो भी सरकार से सरकार का। तो यानी ए ने अगर ये बोला, एक मतलब अपने डिफेंस के लिए ये लोग बढ़ा रहे थे, तो बी को क्या लगेगा, बी को सिग्नल जाएगा थ्रेट का, कि ये अपनी इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि कल को ये हम पे अटैक कर सकती हैं, और हमारी जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हम पे रूल कर सकते हैं। तो बी क्या करेगा, बी भी बढ़ाना शुरू कर देगा, जबकि ए का पर्पस कुछ और था। लेकिन ए ने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक चीज बताई कि हम इसलिए नहीं कर रहे, हम तो डिफेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन और कोई जरिया है नहीं बताने का, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट हुआ करता था। तो बी भी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेंगे, ये अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दे आर डूइंग इंटरनल बैलेंसिंग। जब आपको खतरा महसूस होता है, यानी आपको अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा आपका कंसर्न है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। जब आपको लगता है कि सामने वाली कंट्री हम पे अटैक कर सकती है, इसीलिए सामने वाली कंट्री ऐसे स्टेप्स उठा रही है। जैसे कि चाइना का आज एक्सपेंशन हो रहा है, अपनी आर्मी में एक्सपैंड कर रही हैं, ये सब चीजें कर रही हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल में कर रही हैं। तो इससे इंडिया को भी हो सकता है ये सिक्योरिटी डायलेमा, और यूएसए को भी हो सकता है, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया के केस में हुआ, समझे। सो दिस इज द थिंग, सिक्योरिटी डायलेमा ऐसे एक्ट करता है जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉन्टैक्ट होता है। अब ए ने जब अपना बढ़ाया था, तो बी ने भी अपना आर्मी बढ़ानी शुरू की। अब इससे ए को क्या सिग्नल जाएगा कि हो सकता है कल को बी हम पे अटैक कर दे, तो ए अपनी आर्मी और बढ़ाएगा ताकि अपने आप को और डिफेंड कर पाए, क्योंकि वो तो डिफेंस पर्पस से कर रहा था। तो ऐसे पूरा साइकिल शुरू होती है सिक्योरिटी डायलेमा की, और इसके चलते आगे जाकर के वॉर होगी ही होगी, समझे। तो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट कांटेक्ट होता है और 4-5 ग्रेट पावर्स होती हैं, और दो तरीके से वो बैलेंसिंग करती हैं। जब भी दूसरी कंट्री आपसे ज्यादा पावरफुल होगी, आपको अपनी कंट्री को भी उस लेवल तक लाने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ेगी।
यानी बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में शामिल है। इसमें क्या होगा, ए बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं अब ए के पास में या बी के पास में, दोनों ही कंट्रीज के पास में दो तरीके हैं। एक तो या तो वो एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर इंटरनल बैलेंसिंग कर सकते हैं। इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब है कि अपनी ही आर्मी बढ़ाई, पर्सनल्स बढ़ाए, अपना जो R&D में काम किया, R&D पे करके इन्होंने नए वेपन्स निकाले, नए वेपन्स प्रोड्यूस किए, ये सब इंटरनल बैलेंसिंग में आता है। एक्सटर्नल बैलेंसिंग में होता है कि आप अलायंस साइन कर रहे हो दूसरी कंट्री के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलियर्ड बॉल मॉडल की तरह, सपोज ये बिलियर्ड बॉल मॉडल टेबल है एंड इसमें इस तरीके से दो तीन कंट्रीज थी, ठीक है। अब ए कंट्री को बी कंट्री से डायलेमा था, तो ए ने क्या किया, आपने तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन ए ने अलायंस भी साइन किया, इसके साथ में अलायंस साइन किया। जब इसने इसके साथ में अलायंस साइन किया सी के साथ में, तो बी, अब ये ज्यादा पावरफुल हो गए, कंबाइंड हो गए, तो बी भी अलायंस साइन करेगा। मान लो बी ने इसके साथ में अलायंस साइन किया, ठीक है। अब इसने इसके साथ कर लिया, फिर से हो गई बैलेंसिंग। अब यहाँ पर ये दूसरे के साथ में साइन कर लेगा, इसने भी दूसरे के साथ में साइन कर लिया, तो ऐसे पूरी बैलेंसिंग हुई। अब क्या होगा, समटाइम्स होता है कि आपस में दो छोटी पावर ही लड़ पड़ी, जैसे मान लो एक छोटी कंट्री थी ई और डी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, अलायंसेस साइन कर रखे हैं, तो ये लोग हेल्प करेंगे इनको। तो ऐसे ही यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुई थी, इसी वजह से हुई थी। तो यानी ये जो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल था, इसमें जो रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ऐसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस ऑफ पावर रहेगी, सिक्योरिटी डायलेमा रहेगा और हमेशा रहेगा। बैलेंसिंग के थ्रू हम इसको काउंटर कर सकते हैं। जैसे नेटो हो गया या वॉर्सो पैक्ट हो गया, आज के टाइम पे जो इतने एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इसका पार्ट है, ठीक है। यस, इवन दैट इज बैलेंसिंग, जो पाकिस्तान ने यूएसए के साथ में 1947 के बाद किया था और इंडिया ने यूएसएसआर के साथ में 1970 में साइन किया था कोल्ड वॉर में, ये भी एक बैलेंसिंग का पार्ट हुआ, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे काम करता है। तो बिलियर्ड मॉडल में सिर्फ डायरेक्ट ये रहता है। अब इसके जगह पे एक और मॉडल आता है विच इज कॉब वेब मॉडल, और कॉब वेब मॉडल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड इसमें क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन के चलते, एडवांसमेंट के चलते, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हुई है कि आपके जो लिंक्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हैं, आपस में बिजनेसेस के अपने लिंक हैं। अब मिलियंस ऑफ मैसेजेस परसेप्शन होता है। आपको देखिए यूएसए में बैठे हुए अब लोग दूसरे कल्चरों के बारे में हमको पता होता है, वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री में कौन सा इश्यू चल रहा है, वहाँ के लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, लाइक देयर आर सो मेनी चैनल्स। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इसकी वजह से काफी डिपेंडेंसी, मतलब एक तरीके से वो बन गया कि अब टॉप वेब मॉडल के चलते वो सिक्योरिटी डायलेमा जो एग्जिस्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो चुका है, समझ गए। तो ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है, ऐसा बोला जाता है। तो मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे बताने का, आई एम टेलिंग यू दिस होल थिंग कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आज के टाइम पे देखने को मिलती है। जब पुराना नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था तब तो बिलियर्ड बॉल मॉडल था जिसमें आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन था, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के चलते चेंजेस आए हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के चलते मार्केट डेवलप हुई, फ्री मार्केट है आज के टाइम पे, इंटरनेशनल लॉ आई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, सिविल सोसाइटी बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो सभी हमको देखने को मिलता है। तो इंटीग्रेट हो गई हैं आजकल आज के टाइम पे मार्केट्स। तो यानी जो चीज पहले इनपेनेट्रेबल थी, जो चीजें, जो शेल्स पहले हार्ड हुआ करते थे, अब वो शेल्स पोरस हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं टेरिटरी को अफेक्ट हुआ है। पहले क्योंकि बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में टेरिटरी बेस्ड था कि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, लेकिन अभी लाखों करोड़ों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बिलियंस ऑफ मैसेजेस रोज, every second they are getting exchanged over this platform.
सिर्फ किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यानी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि रियलिटी क्या है इसमें, कि क्या सच में इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं। तो इस पे कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस का मतलब है सारे मिलकर के एक ही बात पे अग्री नहीं करते हैं। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में सारे मिलकर के किसी एक बात पे कोई एग्री नहीं करता है। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कार्ल मार्क्स का अपना था, जॉन लॉक का अपना था, ग्रामशी का अपना था, मॉडिफाई करके। तो हमें देखने को मिलता है कि स्कॉलर्स का आपस में अग्रीमेंट नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है इसको इम्पैक्ट पड़ा है, अफेक्ट हुआ है। कुछ मानते हैं कि नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, स्टेट ग्लोबलाइजेशन को अपने अंडर चला रहा है। स्टेट ग्लोबलाइजेशन को अपने अंडर चला रहा है। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल्स आप देखेंगे, यूएसए का, ब्रिटेन का जो ब्रेग्जिट हुआ है वो इसकी ओर इशारा करेगा कि हाँ, स्टेट के हाथों में है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के हाथों में स्टेट की सॉवरेनिटी वीक नहीं हुई है। और एक पर्सपेक्टिव आता है कि कहीं कहीं ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट पड़ा है और कहीं कहीं सॉवरेनिटी को अफेक्ट पड़ा है। यानी कहीं पे ग्लोबलाइजेशन जीत रही है, कहीं पे सॉवरेनिटी जीत रही है। तो यही तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें अलग अलग स्कॉलर्स हैं, इनके अपने अपने व्यूज हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्लोबलिस्ट। ग्लोबलिस्ट वो लोग हैं जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉवरेनिटी को अफेक्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉवरेनिटी को अफेक्ट हुआ है। जैसे इसमें केनिची ओहा में आएंगे। केनिची ओहा में बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब डी-टेरिटोरियलाइजेशन हो चुका है। ऐसे ही मार्शल मैक्लूहन है, सुजैन स्ट्रेंज है, ये सभी ग्लोबलिस्ट हैं। इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन रियलिटी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की जो सॉवरेनिटी थी, चाहे वो इंटरनल सॉवरेनिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो, सब चेंज हो चुकी है, कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट आता है स्टेट सेंट्रिक व्यू। ये तीनों नाम याद रखने हैं, इनका आपको बेसिस याद रखना है क्या बोलते हैं। अब आता है स्टेट सेंट्रिक व्यू। स्टेट सेंट्रिक व्यू में आते हैं रॉबर्ट जिल्पिन एंड ईथन कैप्स्टन। रॉबर्ट जिल्पिन एंड ईथन कैप्स्टन का क्या कहना है? अब रॉबर्ट जिल्पिन क्या बोलेंगे? रॉबर्ट जिल्पिन, देखो ये दोनों लोग इस चीज में मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हार रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट कंट्रोल करता है ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन इज लूजिंग, क्योंकि आज के टाइम पे भी वर्ल्ड स्टेट सेंट्रिक है, स्टेट्स के हाथ में ही सारी बातें हैं। और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनारियो होगा आज के टाइम पे, स्पेशली क्योंकि अभी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है। तो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से तो आपको अलाउ करना चाहिए था, मार्केट हैंडल करेगी। लेकिन यूएसए ने ये ड्यूटीज लगाई और ये सब किया। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि ब्रेग्जिट हुआ है, यूएसए ने अपनी मार्केट दिस एंटी ग्लोबलाइजेशन अभी फॉलो किया है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी सी। ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, वीजाज में चेंजेस लेकर के आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड है। अब इसमें तीसरा फिर पर्सपेक्टिव आता है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट का, और इसमें आपको नाम याद रखना है डेविड हेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ये बोलते हैं कि देखो, ग्लोबलाइजेशन और सॉवरेनिटी जीरो सम गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया तो सॉवरेनिटी बिल्कुल घट गई, या ऐसा भी नहीं है कि सॉवरेनिटी स्ट्रांग है तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल नीचे चला गया। ऐसे वर्क नहीं करता। कुछ केसेस में स्टेट जीत रहा है, कुछ केसेस में ग्लोबलाइजेशन जीत रहा है। इसमें इनफैक्ट एक और स्कॉलर हैं डेविड हेल्ड के अलावा, सॉरेसन। इनका क्या कहना है? सॉरेनसन का इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन, दिस इज एन, ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट्स को इम्पैक्ट किया है, सभी स्टेट्स को इम्पैक्ट किया है, लेकिन इक्वली नहीं किया है। ठीक है, कुछ स्टेट्स जो है वो जीत रही है, कुछ स्टेट्स हार रही हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अफ्रीका की कंट्रीज देखिए।
अफ्रीका की कंट्रीज ने अपनी मार्केट को ओपन किया, ग्लोबलाइजेशन अलाउ किया, एलपीजी रिफॉर्म्स और ये सब रहा। इंडिया ने भी किया था। इंडिया के केस में ग्लोबलाइजेशन ने अच्छा वो दिखाया, ठीक है, डेवलपिंग बना। लेकिन अफ्रीका अभी भी लूजिंग एंड पे है। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर ऑन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अफ्रीका स्टिल कंटिन्यूज टू बी द कंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, तो अल्टीमेटली इट इज ऑन द लूजिंग एंड। यानी ग्लोबलाइजेशन ने किसी के लिए अच्छा काम किया, किसी के लिए फायदा नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट्स का भला हुआ है या सभी स्टेट का नुकसान हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू है। तो ये सॉरेनसन का कहना है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि फायदा ही हुआ है या नुकसान ही हुआ है, कुछ केसेस में फायदा है, कुछ केसेस में नुकसान है। समझ आया? हाँ जी, अभी ठीक है। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे, मौसम की वजह से एक्चुअली। ओके, थ्योरीज ऑफ द स्टेट अब कवर करेंगे। तो हमने स्टेट से रिलेटेड जितनी भी हमारे इम्पोर्टेंट आइडियाज थे वो अभी हमने देख लिए हैं। अब एक एक करके थ्योरीज कवर करनी है हमको स्टेट की। सो लेट्स गो फॉर, सबसे पहले आएगा थ्योरीज ऑफ द स्टेट में लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है। लिबरल्स के अकॉर्डिंग स्टेट की क्या पोजीशन है, लिबरल्स क्या मानते हैं स्टेट को लेकर के, क्या समझते हैं स्टेट की। देखो, सबसे पहले आपको पता है लिबरल में कौन से थिंकर थे, जॉन लॉक, है ना। और जॉन लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन पे बोला था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और स्टेट क्रिएट किया जाएगा। तो जॉन लॉक लिबरल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। एंड जॉन लॉक ने स्टेट के बारे में बात की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और उसके थ्रू स्टेट को क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले लिबरल के अकॉर्डिंग स्टेट का ओरिजिनेशन किस चीज में है, स्टेट कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे क्रिएट होगा स्टेट, उसके बारे में बोला जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के चलते लोग अपने तीन राइट्स को छोड़ करके, तीन राइट्स मतलब अपने ट्रांसफर करेंगे। राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ, राइट टू एडजुडिकेट लॉ। ये तीन राइट्स लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के और हमारे जुडिशरी के, ये तीन राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे और तब स्टेट बनाया जाएगा। ठीक है। तो हमने ये भी देखा जॉन लॉक के काम में कि जॉन लॉक मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। सिर्फ इसमें जॉन लॉक नहीं आएंगे, इसमें बेंथम भी आएंगे। बेंथम भी तो मिनिमल स्टेट चाहते थे। बेंथम ने क्या बोला था अपनी थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में, उन्होंने कहा था कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट फोर्सेस होनी चाहिए, और अगर स्टेट है मिनिमल इंटरफेयर करे, स्टेट ऐसी पॉलिसीज फॉलो ना करे जिसकी वजह से मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए स्टेट को वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज फॉलो नहीं करनी चाहिए। आया समझ? सो बेंथम ने ये बोला है। इस वीडियो और वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, लैगिंग हो रही है? आई डोंट थिंक सो, लैगिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश इट। अभी ठीक है? अभी कुछ लैग हो रहा है तो बताइए प्लीज। आई एम रियली सॉरी गाइस, दिक्कत बहुत आ रही है। खैर, तो जॉन लॉक और जो बेंथम है दोनों ही लिबरल हैं। एंड दोनों यही मानते हैं कि स्टेट को ज्यादा नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, मिनिमल स्टेट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन लिबरल में हम आगे देखते हैं कि रिवाइज हुए आइडियाज। तो लिबरल में हमने देखा था कि लिबरल आइडियोलॉजी को हम मेटा आइडियोलॉजी बोलते हैं। एंड मेटा आइडियोलॉजी का मतलब है कि इसमें वेरिएशंस होंगे, ठीक है, आइडियाज में। तो फंक्शंस के बेसिस पे लिबरलिज्म में दो स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने को मिलते हैं।
एक स्कूल ऑफ थॉट है मिनिमल स्टेट का, जहाँ पर स्टेट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। लेकिन लिबरल उसके बावजूद मेकर होता है। मतलब स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेकर होता है, स्टेबिलिटी बना करके रखता है स्टेट। जो भी इनकन्वीनियंसेस होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, वो सभी इनकन्वीनियंसेस को दूर करता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। तो दिस इज द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। अंडरस्टूड? दिस इज द लिबरल थ्योरी। यानी लिबरल थ्योरी में फंक्शंस के बेसिस पे ये रहता है, और नेचर पे ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम मेकर है स्टेट, स्टेट न्यूट्रली एक्ट करता है। मतलब स्टेट जो है न्यूट्रल रहेगा, स्टेट किसी एक क्लास को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कहना है लिबरल्स का। तो ये जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आपको याद रखनी है। यानी नाइट वॉचमैन स्टेट के फेवर में है लिबरल्स। अब लिबरल्स में जैसे रॉबर्ट नॉजिक का नाम लिख सकते हो आप, एक थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक को हमने पढ़ा था, आई थिंक न्यू लिबरलिज्म में हमने आइडियाज देखे थे रॉबर्ट नॉजिक के, जो वो बोलते हैं कि वॉचमैन स्टेट होना चाहिए, मिनिमल स्टेट होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ बॉन्डेड लेबर। ये आइडियाज बोले थे उन्होंने कि टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, कि जो जितना अमीर उस पर उतनी ज्यादा टैक्सेस। आप भी तो दूसरे को मजबूर कर रहे हो उनको एक्सप्लॉइट करके कि आप ज्यादा टैक्सेस दीजिए, जबकि वो एफर्ट्स भी सबसे ज्यादा करते हैं और फिर टैक्सेस भी सबसे ज्यादा वही लोग भरें। दिस इज द थिंग। तो पॉइंट इज कि लिबरल्स का जो परसेप्शन है स्टेट को लेकर के, वो क्या मानते हैं कि स्टेट न्यूट्रल है। स्टेट न्यूट्रल है, स्टेट स्टेबिलिटी बना के रखता है, स्टेट इक्विलिब्रियम बना के रखता है। यानी चाहे आप अमीर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, बुर्जुआजी क्लास से हो, चाहे आप वर्किंग क्लास से हो, स्टेट की नजरों में सभी इक्वल हैं। यानी लोगों को जस्टिस मिल सकता है स्टेट से। तो इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीकेशन यही जा रहा है कि स्टेट इज न्यूट्रल, तो आप रिवोल्ट क्यों करोगे फिर जब स्टेट न्यूट्रल है? तो ये परसेप्शन है लिबरल स्कॉलर्स की। अब इसी के अगेंस्ट में आते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी। तीन राइट्स कौन से थे? अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। अभी भी दिक्कत आ रही है वॉइस एंड इसमें? थोड़ा सा इसमें आई थिंक वॉइस लेट आ रही है। कोई इशू नहीं है, वैसे भी आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग अंश, तो आपको वॉइस रेस लेट भी आ रही है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लो आज के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोगों की क्लास रीशेड्यूल हो, बहुत वरना हो जाती है ऐसे, ठीक है। ओके, सो मार्क्सिस्ट थ्योरी में इन लोगों ने क्या बोला? मार्क्सिस्ट का आपको पता ही है कि कार्ल मार्क्स जो है वो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं, कार्ल मार्क्स इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं स्टेट न्यूट्रल नहीं है, स्टेट हमेशा बुर्जुआजी क्लास के फेवर में काम करता है। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का क्रिटिक है एक तरीके से। तो मार्क्सिस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है स्टेट का, वो इंटरप्रिटेशन इनकी क्रिटिसिज्म से आया है, जब ये कैपिटलिस्ट थ्योरी को, लिबरल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो ओरिजिन कैसे होगा? मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुआ, स्टेट कैसे क्रिएट किया गया। तो कार्ल मार्क्स का या जो दूसरे मार्क्सिस्ट हैं इनका कहना है कि स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आया। जैसे लिबरल मानते थे कि स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि स्टेट उसका प्रोडक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्टेट आया। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि स्टेट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट जो वीक लोग हैं उनका सब्जुगेशन से आया है। जब जब अमीर लोग वीक लोगों के ऊपर उनका ऑपरेशन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं उनका, तब उनको उनके सब्जुगेशन की वजह से ही
जो रिजल्टेंट उनका रहा, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ दिस सब्जुगेशन, ऐसे आया स्टेट। और स्टेट इनके लिए काम करता है, बुर्जुआजी क्लास के लिए। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, जो डोमिनेंट क्लास हो गई, वो बुर्जुआजी क्लास होगी। तो ये हुआ कि स्टेट क्रिएट कैसे किया गया। अब आता है कि स्टेट के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या है अब स्टेट के, स्टेट कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ऊपर देखो, जब हमने लिबरल थ्योरी पढ़ी थी तो उन्होंने फंक्शन में बोला था कि फंक्शन कैसे करेगा स्टेट, मिनिमल स्टेट की तरह, नाइट वॉचमैन की तरह फंक्शन करेगा, मतलब ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लिबरल्स ने बोला कि या तो इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर इंटरफेयर कर रहा है तो लोगों के वेलफेयर के लिए इंटरफेयर करेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, मार्क्सिस्ट के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट का फंक्शन होता है कि स्टेट फोर्स करता है। स्टेट हमेशा कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट में काम करेगा, उनका फेवर करेगा, एंड जो वर्किंग क्लास होंगे उनके एक्सप्लॉयटेशन होगा स्टेट के थ्रू। तो स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्जन, जिसके थ्रू आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप फोर्स कर सकते हो वर्किंग क्लास को आपके बिहाफ पे काम करने के लिए। जैसे स्टेट ने कोई लॉ बनाया कि वर्किंग क्लास को मिनिमम 15 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर स्टेट ने ये लॉ बना दिया तो वर्किंग क्लास को फॉलो करना पड़ेगा। द रीजन इज क्योंकि फोर्स कर सकता है स्टेट। जैसे आपको देखिए कि जो लोग अमीर हैं उन लोगों के लिए स्टेट ने क्या किया हुआ है कि अगर आप फर्दर अपना, आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, और आप उसको डॉज भी कर पाते हो उस पैसे को, उनके ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं कसा जाता है, शिकंजा नहीं कसा जाता है कि अगर आपने इस टैक्स इवेजन किया है, आपने टैक्स अपना छुपा लिया, नहीं भरा टैक्स, तो बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं, उनको काफी ऐसे दिया जाता है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी का अगर ऐसा होता है तो उनसे जो उनकी उनकी आय के मुताबिक जितना टैक्स आता है बहुत ज्यादा होता है। हालांकि प्रोग्रेसिव की बात चल रही है, लेकिन पॉइंट इज कि अभी भी इसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हमको इमर्ज दिखते अभी भी दिख रही है। जैसे कि कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर कोई छोटा, किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, किसी ने अपनी मीडियम एंटरप्राइज शुरू की है मान लीजिए, तो उनका टैक्स ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये हमेशा कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट में रहेंगी, इनके उसमें नेक्सस में काम करती हैं। और इसका एक वर्ड होता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट इनके फेवर में, इनके साथ मिलकर के नेक्सस होगा पॉलिटिशियंस का और इनका कैपिटलिस्ट क्लास का, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का, साथ में मिलकर के ये काम करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं कॉमन पीपल को। अंडरस्टूड। तो फंक्शन में ये बोलते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है जिसके थ्रू एक्सप्लॉइट किया जाता है वर्किंग क्लास को, ठीक है। अब आती है हमारी कि इनके अकॉर्डिंग स्टेट किसको सपोर्ट करता है, क्या नेचर है स्टेट का। तो ये बोलते हैं कि स्टेट न्यूट्रल नहीं है, स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट एक क्लास को, एक क्लास के इंटरेस्ट को प्रेजेंट करता है। कौन सी क्लास के इंटरेस्ट को प्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है बुर्जुआजी क्लास के इंटरेस्ट को। तो न्यूट्रल नहीं है इसका मतलब, ये हमेशा इनको प्रोटेक्ट करेगा, बुर्जुआजी क्लास को, रिच क्लास को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट है, इसमें डिटेल में अब हम देखेंगे फर्दर। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल है एक इसमें, और स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल का क्या मतलब होता है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब होता है स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल में आ जाते हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, रैल्फ मिलिटन। अब कार्ल मार्क्स तो देखो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में भी आएंगे, स्ट्रक्चरलिस्ट में भी आएंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो स्ट्रक्चरलिस्ट है।
और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स खुद बोलते हैं कि स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन। तो दो थ्योरीज आती है इसमें, फर्दर दो स्कूल्स आते हैं मार्क्सिज्म की स्टेट को लेकर के, एक होता है इंस्ट्रूमेंट, एक होता है रिलेटिव ऑटोनॉमी या स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है एक्सप्लॉइट करने के लिए वर्किंग क्लास को, लेकिन रिलेटिव ऑटोनॉमी में ये बोलते हैं कि देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, देयर आर सिचुएशंस जब स्टेट किसी क्लास के लिए काम नहीं करेगा, जब स्टेट ऑटोनॉमस हो जाता है, मतलब अपने आप डिसीजन लेता है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन नहीं लेगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट में बोला जाता है कि स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआजी क्लास। एग्जीक्यूटिव कमिटी का मतलब होता है स्टेट क्या करता है, सारे डिसीजंस लेते कौन है, बुर्जुआजी क्लास लेती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, स्टेट करता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं कि स्टेट का काम क्या है, स्टेट सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है, असली जो लॉज बनाते हैं वो बुर्जुआजी क्लास बनाती है। लेकिन देर आर स्कॉलर्स, एक दूसरा स्कूल है मार्क्सिज्म में जो ये बोलता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब स्टेट के पास में ऑटोनॉमी होती है, अपनी मर्जी से करता है, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तब स्टेट एग्जीक्यूटिव की तरह काम नहीं करता, तब किसी और के बनाए हुए डिसीजंस को फॉलो नहीं करता स्टेट। ऐसी सिचुएशंस कब आती हैं, जब एक कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, एक कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है। जैसे मान लो आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी जो है दैट इज एब्सोल्युटली डेड, ठीक है, ऑलमोस्ट डेड ही है, कांग्रेस इज ऑलमोस्ट डेड। लेकिन ऐसे सिचुएशन सपोज आ जाए कल को कि कांग्रेस भी उतनी ही स्ट्रांग हो जितनी स्ट्रांग बीजेपी है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट भी है, क्योंकि एक टाइम पे तो बीजेपी भी ऑलमोस्ट डेड थी, तो यू नेवर नो कि कब क्या होता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम आएगा, यानी अगर कांग्रेस भी उतना ही उभर के आए जितना बीजेपी आज उभर के आ रही है, तो ऐसे में क्या रहेगा, ये लोग बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, समझे, क्योंकि फिर इनको वोट चाहिए होगा, इनको सबको खुश रखना पड़ेगा ताकि ये पावर में आ सके। तो ये रीजन होता है इसमें, ऑटोनॉमस आ जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है जब कुछ सेक्शंस होते हैं जो डोमिनेंट रहते हैं, और उस सिचुएशन में स्टेट के पास में ऑटोनॉमी आएगी कि स्टेट अब खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है। समझ में आया? ओके, सो दिस इज द केस। सो पॉइंट इज कि जब एक कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम हो तब ऐसा हो सकता है। तो ये स्कॉलर्स जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, ग्रामशी हो गए, अल्थुजर हो गए, निकोस पुलंसास, ये नया नाम है, निकोल्स पुलंसास, नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, निकोल पुलंसास बोलते हैं, ठीक है। ये इसको सपोर्ट करते हैं कि कोई सिचुएशन में आती है जब स्टेट के पास में ऑटोनॉमी होगी, अपने मुताबिक डिसीजन लेगा, लेकिन मान लो कभी क्राइसिस आ गया, कोई भी क्राइसिस हो गया अगर मान लो, तो किसको सपोर्ट करेगा, तो ये सपोर्ट करेगा दोबारा से बुर्जुआजी क्लास को, कॉमन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा फिर स्टेट, तो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा बुर्जुआजी क्लास के इंटरेस्ट को। ये कहना है इन स्कॉलर्स का। अब जैसे मुजफ्फर अगर राइट्स की बात करते हैं, आप देखोगे इंडिया में डोमिनेंट क्लास कौन सी है, डोमिनेंट कास्ट कौन सी है इंडिया में, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज में आती है, डोमिनेंट क्लास है, डोमिनेंट कास्ट है, बाकी सब जो है वो माइनॉरिटीज में है। तो ओबीसी पॉलिटिक्स की वजह से ही आज के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाए गए, क्या ये आपको पता है? ओबीसी वो लोग हैं जिन लोगों के पास में लैंड्स थी, काफी बहुत ज्यादा लैंड्स थी इन लोगों के पास में, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते इनको काफी फायदा हुआ, इसीलिए तो ये डोमिनेंट बन गए। आगे जाकर के इन्होंने अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट कर ली, पहले ये सब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया करते थे। तो इस सिचुएशन में अजीत, जो आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो, इक्वली कॉम्पिटिटिव हो,
ये कोएलिशन गवर्नमेंट जब बनती है ना, उसमें हो सकता है। कोएलिशन बनती है तब आप ये एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि रिलेटिव ऑटोनॉमी टाइप हो जाएगा उस टाइम। तो खैर, ओबीसी जो है डोमिनेंट कास्ट है आज के टाइम पे। बाकी सब जो कास्ट दिखती है, चाहे ब्राह्मण्स हो चाहे कोई भी हो, वो आपको माइनॉरिटीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन लोगों के पास में लैंड है, मेजोरिटी में ये है, तो क्या कभी लैंड रिफॉर्म्स आए कंट्री में? नहीं आए, क्योंकि डोमिनेंट क्लास जो है उसको सपोर्ट करता है हमेशा स्टेट। और मुजफ्फरनगर में जो राइट्स हुए थे, उसमें जाट्स थे और मुस्लिम्स थे, राइट? जाट्स वर्सेस मुस्लिम्स हो रहा था। और जाट्स आपको पता है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लैंड ओनर्स हैं, इनके पास में जमीनें हैं। मुस्लिम्स लैंडलेस हैं, ठीक है, लैंडलेस है, गरीब है। तो यहाँ पे रिलीजन इशू नहीं था। मुजफ्फरनगर के में जो राइट्स हुए थे, उसका इशू रिलीजन नहीं था। रिलीजन उसका 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 जो मेन इशू था वो था क्लास, इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक इशू था ये, पैसे से रिलेटेड पूरा। तो डोमिनेंट यहाँ से पता चलता है कि डोमिनेंट के केस में ही हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी पे पहले आते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में भी रैल्फ मिलिबेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो डायरेक्टली रैल्फ मिलिबेंट पे पूछेंगे, या पूछ सकते हैं कि निकोल पोलांस्की और रैल्फ मिलिबेंट के आइडियाज में क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, सो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इसमें, क्योंकि मार्क्सिज्म का फर्दर और इलाबोरेशन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल को। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल फॉलो करता है कार्ल मार्क्स के उन आइडियाज को कि जो स्टेट है वो बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करता है हमेशा, उसी की एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उसी के बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को फॉलो करते थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने एनालाइज किया था कि जो भी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गई, यूएसए हो गई, उस टाइम पे तो ब्रिटेन हुआ करती थी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी कार्ल मार्क्स के टाइम पे। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि स्टेट जो है वो इनके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करता है कैपिटलिस्ट क्लास के, यानी स्टेट का काम सिर्फ ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट लॉ नहीं बनाता। लॉ कौन बनाता है? बुर्जुआजी क्लास बनाती है। तो इसमें ये अपना बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल की बात कर रहे हैं। देखो, कार्ल मार्क्स ने बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल दिया था, जिसमें कार्ल मार्क्स ने बोला था कि एक बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बोला था कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो वो डिसीजन ऐसे लिया जाएगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है वो डिसीजन। मतलब स्टेट यानी इकोनॉमिक इज इकोनॉमी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं वो इकोनॉमिक्स की वजह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बुर्जुआजी क्लास जिनके पास में पैसा है, जो इकोनॉमिकली वेल्दी है, वही क्लासेस सारे डिसीजंस ले लिए, और ऊपर जो चेंज हो रहा है वो यहीं से हो रहा है सारा चेंज। तो स्टेट की ये जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में माइनॉरिटी जो होती है, माइनॉरिटी कौन है कैपिटलिस्ट में? मेजॉरिटी में होती है वर्किंग क्लास, माइनॉरिटी में होती है बुर्जुआजी क्लास। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी माइनॉरिटी की डिक्टेटरशिप होती है, क्योंकि अमीर लोग बहुत कम होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, तो उनकी डिक्टेटरशिप होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। लेकिन सोशलिज्म जब आएगा, जब रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन के बाद में जब मेजॉरिटी अपने हाथ में सारा लैंड और कैपिटल रिसोर्सेस अपने हाथ में ले लेगी, तब हम देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाएगी डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी आ जाएगी। तो स्टेट एक क्लास इंस्टीट्यूशन है कि पहले स्टेट किसको फॉलो कर रहा था कैपिटलिस्ट में? जब कैपिटलिज्म था तब बुर्जुआजी क्लास को, जब सोशलिज्म आया तब वर्किंग क्लास के लिए काम करेगा स्टेट। तो यानी जब तक स्टेट एग्जिस्ट करेगा तब तक क्लासेस भी एग्जिस्ट करेंगी, और इसीलिए हमको क्लासेस को अगर खत्म करना है तो स्टेट को भी हटाना पड़ेगा। तो यानी जब क्लासेस को हम खत्म करेंगे, स्टेट अपने आप गायब हो जाएगा। ऐसे ही लेनिन ने भी यही बोला था कि स्टेट उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि दो क्लासेस है, मान लीजिए अगर स्टेट
होगा तो मतलब दो क्लासेस हैं आपस में लड़ रही हैं, स्टेट एक क्लास को उसके फेवर में बोलेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसी को सपोर्ट करेगा स्टेट। तो जो उनके बीच में जो भी डायलेक्टिक्स हो रहा है, एंटागोनिज्म है उनके बीच में, मतलब जो भी डायलेक्टिक, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है उन दोनों के बीच में, मान लो एक कोई और मांग रहा है, दूसरा कोई और चीज मांग रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, वो आपस में रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे। रिकनसाइल क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि स्टेट प्रेजेंट है, स्टेट ने शेयर दे दी एक क्लास को कि हम आपको देते, तो ऐसे में क्योंकि स्टेट एक क्लास को सपोर्ट करेगा तो एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू होता रहेगा। तो लेनिन ने इसीलिए बोला था, ये चीज बोली थी कि स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, स्टेट डोमिनेंट क्लास के लिए काम करता है। जब तक क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा, और स्टेट के एग्जिस्टेंस का मतलब ही है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो दो क्लासेस के बीच में, वर्किंग क्लास और बुर्जुआजी क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बुर्जुआजी क्लास चाहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो ये लोग हैं वर्किंग क्लास वाले, ये चाहते हैं बेटर सैलरीज, बेटर स्टैंडर्ड, और अगर ये प्रोवाइड किया तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगा कैपिटलिस्ट क्लास का। तो अल्टीमेटली जस्टिस को लाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि रेवोल्यूशन लेकर के आओ, रिवोल्ट करो, कैपिटलिस्ट स्टेट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने कब्जे में लेकर के उस पर अपना वो लगा लो कि ये अब मेजॉरिटी का पार्ट है, सोशलिज्म लाना चाहिए। लेकिन फिर आता है स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट में स्टेट भी अपने आप में ही एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब स्टेट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो दूसरों के बनाए हुए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करे। स्टेट किसी किसी सिचुएशंस में खुद डिसीजन लेता है, रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, कंडीशनल ऑटोनॉमी होती है, कुछ सिचुएशन में ऑटोनॉमस हो जाता है, अपनी मर्जी से काम करता है, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, आधी चीजों के लिए इंडिपेंडेंट है, आधी चीजों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पर स्टेट कैपिटलिस्ट क्लास की नहीं सुनेगा, अपने मुताबिक करेगा सब कुछ। ये सिचुएशन है रिलेटिव ऑटोनॉमी की। तो कार्ल मार्क्स ने रिलेटिव ऑटोनॉमी की थ्योरी दी थी अपनी बुक में, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। इस बुक में लुइस बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट के नेफ्यू थे, उनके भतीजे थे, एंड फ्रेंच एम्पायर में इनको बिठाया था उन्होंने, उनके हाथ में पावर दी थी। तो इस बुक में कार्ल मार्क्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है एक अपना स्ट्रक्चरलिज्म का, जो इसमें बोनापार्टिज्म के बारे में बात की है। बोनापार्टिज्म, बोनापार्टिज्म का क्या मतलब होता है? बोनापार्ट का मतलब होता है जहां पर आप देखो, असली जो पावर थी वो नेपोलियन के पास में थी, नेपोलियन बोनापार्ट के पास में थी, लेकिन उन्होंने फ्रांस में क्या किया, अपने नेफ्यू को बिठाया वहां पर, ठीक है, अब वहां पर अपने नेफ्यू को बिठाया। असली जो पावर वहां से एक्सरसाइज कौन कर रहा था? नेपोलियन खुद कर रहे थे। तो ये होता है बोनापार्टिज्म, मतलब कि स्टेट वो फॉलो करेगा जो एग्जीक्यूटिव बोलेगा, एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होगा, यानी नेपोलियन खुद डिसीजन लेकर के उसको बोलेंगे कि ये इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब क्योंकि हिटलर तो आए नहीं थे, तो हिटलर का एग्जाम्पल नहीं लिया इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने बोनापार्टिज्म का एग्जाम्पल लिया था, और उसके बारे में बोला था कि स्टेट वो करता है जो एग्जीक्यूटिव बोलता है। जैसे आगे जाकर के जर्मनी में जो हिटलर बोलेंगे, एडोल्फ हिटलर जो बोलेंगे वही स्टेट करेगा फॉलो, समझे? तो कौन सी बुक में? 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, उसमें इन्होंने ये चीज लिखी है, रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात की है कि ऐसा होता है, एग्जीक्यूटिव की तरह एक्ट करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, उनके जो नेफ्यू हैं, कुछ सिचुएशन में, लेकिन एग्जीक्यूटिव इसमें स्ट्रांग रहेगा। एंड फिर क्या होता है, जब भी क्राइसिस का सिचुएशन आएगा तो फिर से बुर्जुआजी क्लास को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म जब अपनी एडवांस स्टेज में होता है तो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्टेट उनका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, स्टेट उनके लिए काम करता है। कुछ ऐसी सोसाइटीज है जहां पर
एक सिंगल क्लास कंट्रोल नहीं कर रही होगी पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि पाकिस्तान का केस लेते हैं हम, पाकिस्तान भी ऐसा है कि अलग अलग क्लासेस हैं इसमें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम है। स्ट्रक्चरल और रिलेटिव ऑटोनॉमी से याद रखना, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें आप देखोगे कि जो पाकिस्तान है यहाँ पर फ्यूडल क्लास भी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास भी एग्जिस्ट कर रही है जो बुर्जुआजी क्लास है यहाँ की। आर्मी भी काफी ज्यादा यहाँ पर उनका भी कंट्रोल है। तो अलग अलग पार्टीज का कंट्रोल है अलग अलग एरियाज में। तो इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव ऑटोनॉमी जैसी चीज हमको देखने को मिलती है, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, ये चीज आती है यहाँ पे। अब जैसे स्ट्रॉन्ग फ्यूडल क्लास एग्जिस्ट करती है जहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास भी होगी, जहाँ पे जमींदार वाले भी होंगे, एंड साथ में वर्कर्स भी ऑर्गेनाइज होंगे कि वर्कर्स भी एक ही यूनिटी में रहेंगे कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारे बेनिफिट में कुछ नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में जब सिंगल क्लास डोमिनेट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल क्लासेस आपस में लड़ भिड़ रही हैं, ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेस की अपनी एक वाइड यूजेज है, वाइडर बेस है इनका। तो स्टेट ऐसे सिचुएशन में इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएगी, वो जरिया नहीं बन पाएगी एक्सप्लॉयटेशन का। कोई एक पर्टिकुलर क्लास फिर उसको यूज नहीं कर सकती, तब स्टेट इक्विलिब्रियम मेकर बन जाएगी। तो यानी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ये जो रिलेटिव ऑटोनॉमी का जो आइडिया है, कहीं ना कहीं लिबरल का जो स्टेट का आइडिया है उसके क्लोज आता है, क्योंकि रिलेटिव ऑटोनॉमी वाले बोलते हैं कि उस सिचुएशन में स्टेट इक्विलिब्रियम मेकर हो जाता है, मतलब उस स्टेज में स्टेट न्यूट्रल एक्ट करेगा, क्योंकि आपस में क्लासेस कंपटीशन में है। तो पावर उसके पास में जाएगी, उस क्लास के पास में एक पावर जाएगी जिस क्लास को स्टेट सपोर्ट करेगा। तो यानी ऐसे सिचुएशन में स्टेट के पास में बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, स्टेट अपनी ऑटोनॉमी के साथ में काम करेगा, क्योंकि सिंगल क्लास यहाँ पे डोमिनेट नहीं है, मल्टीपल क्लास एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई क्लास अकेली मिलकर के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डोमिनेट नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर ना तो कैपिटलिस्ट क्लास मतलब वो भी स्ट्रांग रहेगी, सिर्फ वो स्ट्रांग नहीं है, कैपिटलिस्ट क्लास भी स्ट्रांग है, फ्यूडल क्लास भी स्ट्रांग है, वर्किंग क्लास भी स्ट्रांग है। ऐसी सिचुएशन में कोई डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट के पास में लेवरेज आता है, स्टेट के पास में बार्गेनिंग पावर आती है। और अब क्या होगा, आपस में क्योंकि क्लास compete कर रही है स्टेट के सपोर्ट के लिए, तो स्टेट बार्गेनिंग पावर के थ्रू अपना ऑटोनॉमसली एक्ट कर सकता है, किसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। यानी स्टेट अपने खुद के डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन अपने ले सकता है दूसरे क्लासेस के साथ में अलग अलग टाइम पे, जब उसको लगे कि हाँ ये क्लास ठीक कर रही है उसके साथ चले गए, जब स्टेट को लगा ये ठीक है तो उसके साथ चले गए। लेकिन ये भी इल्यूजन है, ऐसा लगता है ऊपर से कि स्टेट तो इक्विलिब्रियम मेकर है, कि स्टेट न्यूट्रल है। असली में स्टेट न्यूट्रल नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक छलावा है कि ऑटोनॉमस है स्टेट, की स्टेट न्यूट्रल है। क्योंकि जब भी क्राइसिस आएगा हमेशा स्टेट बुर्जुआजी क्लास को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं है, रिलेटिवली ऑटोनॉमस है स्टेट, मतलब कंडीशनली ऑटोनॉमस है। यही बेसिक डिफरेंस है मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म का, कि कुछ कंडीशंस में ही ऐसा होता है। तो मार्क्स हमेशा ये बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए स्टेट पूरी तरीके से ऑटोनॉमस नहीं होगा। नॉर्मल सिचुएशंस होंगी तो स्टेट न्यूट्रल अपीयर कर सकता है, लेकिन जब भी क्राइसिस की सिचुएशन होगी तो स्टेट हमेशा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और हमेशा अमीर लोगों का साथ देगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हमेशा यही बोला है, पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी वहां पर, तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि हम जो गरीब लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हम वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता ही है वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने यही बोला था वेस्ट बंगाल में। लेकिन जब नैनो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था वेस्ट बंगाल में, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट में। लेकिन अब ये सिचुएशन मतलब है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब क्राइसिस आ गया। तो क्राइसिस के टाइम पे स्टेट ने अपना फोर्स लगा करके लोगों पे फोर्स लगाई और नैनो प्रोजेक्ट वहां पर रखा, ठीक है, फोर्स यूज की, जिसके चलते आगे हम देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जो पावर थी यहाँ पर
वेस्ट बंगाल में वो लूज कर दी इसके कॉन्सिक्वेंस के चलते, क्योंकि लोगों को तो नहीं, प्रोटेस्ट करे थे लोग, और इन्होंने किसका साथ दिया क्राइसिस में? बुर्जुआजी क्लास का साथ दिया। इसीलिए आगे जाकर के ममता बनर्जी आई हैं और वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं कि मैं सभी का, गरीबों का चाहे कोई भी हो, मासेस, सभी मासेस का, मेजॉरिटी की प्रोटेक्टर हैं कि मैं ऐसी चीजें नहीं करने दूंगी, आप ही के इंटरेस्ट में, आपके भलाई में काम करूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने आप को वर्किंग क्लास से एसोसिएट करती थी, उस पार्टी ने भी क्राइसिस की सिचुएशन में बुर्जुआजी क्लास का साथ दिया। समझ में आया एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का? एनी डाउट इन दिस? ये नैनो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल था। हाँ, नैनो प्रोजेक्ट आया था जब। अब एक और केस मैं आपको बताती हूँ। जैसे ओबामा के रूल के अंडर में यूएसए में जो डेमोक्रेट्स थे, ये बोलते थे कि हम गरीबों के हेल्प करते हैं, प्रो पुअर्स हैं हम, ठीक है, गरीबों की हेल्प करते हैं। लेकिन जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो स्टेट ने गरीबों की हेल्प नहीं की थी। स्टेट ने सबसे पहले जो बैंकर्स थे, जो बैंक्स फेल हो गए थे, जो बड़े बड़े बैंक्स थे, उनको निकाला, उनको इस क्राइसिस की हेल्प की। जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार, जो भी बैंकिंग में की वजह से इन लोगों की नौकरियां गई थी, इतना सब कुछ हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनइक्वालिटीज आ गई हैं, मतलब डिस्पैरिटीज हैं सोसाइटी में, उसके नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो स्टेट ने फोर्स यूज की थी इनको दबाने के लिए, जबकि ओबामा तो बोलते थे कि हम तो प्रो पुअर हैं, उसके बावजूद। तो यानी उस टाइम पे एक मूवमेंट हुई थी, मूवमेंट का नाम था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। वो, उसको रोकने के लिए स्टेट ने फोर्स यूज की थी लोगों के अगेंस्ट में, जबकि ये लोग खुद बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे बेनिफिट में काम करते हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं। समझे? अब जैसे और कुछ बताती हूँ लीडर्स में। जैसे मायावती जब आई थी पावर में, तो मायावती अपने आप को दलित लीडर बताती है, ठीक है, दलित है, तो शी केम अप फ्रॉम दलित कैटेगरी। तो वो बोलते थे कि मैं दलित के उसके लिए आई हूँ, ठीक है, दलित के लाइक उद्धार के लिए, उनके उसको करने के लिए, वेलफेयर में काम करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि जब वो पावर में थी, तो इन्होंने काफी प्रोमिस किए थे पहले, वो सभी प्रोमिस खोखले प्रोमिस थे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया उस सिचुएशन में। अब वो खुद ही ऐसे बिहेव कर, जब पावर में आई तो शी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अपर कास्ट, ऐसा बोला जाता है मायावती के बारे में। ऐसे ही जैसे नेहरू के बारे में देखोगे, तो नेहरू खुद बोलते थे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ये सब सपोर्ट करते थे। लेकिन जब नेहरू पावर में आए, तो नेहरू ने सबसे पहले जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे उनको जेल में डाला, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे। तो ये सभी एक एग्जाम्पल है ये बताने का कि आपको लगता है ये लोग बताते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी में कि हम तो आप सभी के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब बुर्जुआजी क्लास के लिए ही काम करते हैं। क्राइसिस की सिचुएशन में सब उसको ही हेल्प करेंगे। वॉल ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, दैट्स द नेम, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, ठीक है, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। अब इसमें एक डिबेट है जो हमको कवर करनी है, उसके बाद हम आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करेंगे। पोस्ट कॉलोनियल थ्रेट और ये सब चीजें हम कल कवर करेंगे। 15 मिनट्स हैं हमारे पास में ये कवर करने के लिए। पहले हम कवर करेंगे रैल्फ मिलिबंद, उसके बाद हम निकोल पुलंसास देखेंगे, ठीक है, पुलंसास का व्यू देखेंगे। सबसे पहले रैल्फ मिलिबंद पे आते हैं। रैल्फ मिलिबंद कौन है? रैल्फ मिलिबंद ने पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी को एनालाइज करने का सोचा ना। क्वेश्चन ये आता है कि पोस्ट कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म तो हमने सुना है कि क्या होता है, लेकिन व्हाट इज पोस्ट कैपिटलिज्म? पोस्ट कैपिटलिज्म का मतलब, देखो, ओरिजिनल फॉर्म में कैपिटलिज्म का मतलब है लेजीज फेयर स्टेट। लेजीज फेयर मतलब जिसमें मार्केट पे चीजें छोड़ी जाएंगी, ठीक है। और हमने देखा था कि जब ये छोड़ा गया तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, काफी क्रिटिसिज्म आया। तो आइडिया कैपिटलिज्म ने रिवाइज किया, यानी कैपिटलिज्म का जो ओरिजिनल आइडिया था उसको मॉडिफाई करके मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म लेकर के आए।
तो जो पॉजिटिव लिबरलिज्म होता है वही पोस्ट कैपिटलिज्म बोलते हैं उसको। यानी वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म इज पोस्ट कैपिटलिज्म। ठीक है, समझ में आया पोस्ट कैपिटलिज्म? हाँ, 1930s के बाद में आएगा ये। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्रिटिसाइज किया जाएगा, डिप्रेशन आएगा, इसके चलते ये डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट को पावर देनी चाहिए। पहले क्या था, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता था, जिसकी वजह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लेकिन अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि नहीं, स्टेट को पावर हमको देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट को पावर दोगे तभी तो स्टेट एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएगा। तो हार्म प्रिंसिपल याद करो जॉन स्टुअर्ट मिल का, उन्होंने भी तो क्रिटिसिज्म के चलते यही बोला था कि अगर आपके एक्शंस की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचे तो ऐसे एक्शंस अदर रिगार्डिंग एक्शन में आएंगे, और ऐसे एक्शंस पे हार्म प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो यानी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो वेलफेयर स्टेट ही पोस्ट कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है कि यानी स्टेट प्रेजेंट रहेगा। तो रैल्फ मिल्नेबंद ये जानना चाहते थे कि अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मॉडिफिकेशन किया गया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जिन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है या जो मार्जिनलाइज सेक्शन का पार्ट है, इन लोगों की भलाई में कितना काम हुआ, कि क्या उसकी वजह से इक्वालिटी आई, क्या इनकी लाइफ में चेंजेस आए, क्या इनकी लाइफ बेहतर हुई क्वालिटी वाइज, ये जानना चाहते थे रैल्फ मिलिबंद। तो रैल्फ मिलिबंद है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट को सपोर्ट करते हैं। तो रैल्फ मिलिबंद बोलते हैं, इन्होंने बुक लिखी है द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इस बुक में ये वेलफेयर स्टेट को एनालाइज करके बोलते हैं कि कोई चेंज नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि अब स्टेट आ गया, लोगों के, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है तो अच्छा कुछ हो रहा है। इन्होंने बोला कोई चेंज नहीं आया है, आज भी स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। क्योंकि ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट आने के बाद में भी स्टेट हमेशा बुर्जुआजी क्लास के लिए ही काम करता है। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को, जैसे यूएसए हो गई, उसको एनालाइज करो, चाहे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया हो, लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आधा सामान आप देखोगे कि आधे से ज्यादा जो चीजें हैं, आधे से ज्यादा जो पैसा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम, इनफैक्ट 90 to 95% वेल्थ अभी भी अमीरों के पास में ही है। तो वेलफेयर स्टेट आने के बावजूद आज भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आज भी अमीरों के हाथ में ही सारा पैसा है, सारी वेल्थ है, और जिस क्लास के पास में पैसा होता है, जो क्लास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, वही क्लास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगी। तो यानी जिन लोगों के पास में आज भी पैसा है, जो वेल्दी है, वही स्टेट को भी कंट्रोल करेंगे। तो यानी आज के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि वेलफेयर स्टेट के चलते जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, या जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो जजेस बैठते हैं, कि ये लोग जनता के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। रैल्फ मिलिबंद का कहना था कि ये लोग भी एलीट क्लास का पार्ट है। आप खुद सोचिए, आपको जज बनना है या फिर आपको एक पोजीशन पे, एक हाई पोजीशन पे पहुंचना है, तो वही लोग पहुंच पाएंगे जो एलिट क्लास का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास में लग्जरी होती है, इनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं रहती, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, अच्छा इनका एजुकेशन रहता है, ठीक है, एंड ट्यूशंस लगी होती हैं, इनकी कोचिंग्स होती हैं, इनको हेल्प करने वाले, मतलब सब कुछ होता है। जबकि जो गरीब लोग हैं वो लोग अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर एजुकेशन का इतना अच्छा नहीं है क्वालिटी। आपको पता ही है कि 7th क्लास 10th क्लास के बच्चे भी ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते, एक सेंटेंस ढंग का प्रॉपर नहीं लिख पाते। जो रूरल एरियाज में भी जो स्कूल्स होते हैं या जो डेवलप कर रहे हैं एरियाज, उसमें भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, अर्बन एरियाज में भी आपको यही देखने को मिलेगा। सो यानी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी भी एलीट क्लास से ही आती है, तो ये लोग हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, एलीट क्लास को, यानी
बुर्जुआसी क्लास को सपोर्ट करते हैं। यानी आज भी जो डिसीजन मेकिंग ली जाती है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो अमीर लोगों के फेवर में लिए जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो रैल्फ मिलीबंद एक मिथ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। मिथ कौन सा है? मैनेजरियल रेवोल्यूशन। पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक तो नहीं है, देखो जहां पर चेंजेस आ रहे हैं वहां आ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, जो लोग सरकारी स्कूलों से भी निकल करके आईएएस ऑफिसर बनते हैं या जज बनते हैं, अल्टीमेटली आज के ज़माने में जब करप्शन इतनी हो रही है तो वो लोग किसका साथ देंगे? अमीर लोगों का ऑब्वियसली। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इतने रिच हैं, ये सभी लोग इन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे ना ये। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि गरीब घरों से भी जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, आगे जाकर के करप्शन करते हैं, या आगे जाकर के देखने को मिलता है कि ये भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के फेवर में काम करते हैं। इट इज नॉट पेसिमिस्टिक, ही इज जस्ट एनालाइजिंग इट व्हाट इज द केस। ठीक है। यस, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और उसके बावजूद भी 1% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उन्हीं के पास में 90% ऑफ वेल्थ है। तो दैट इज इनइक्विटेबल। आप इंडिया का केस ले सकते हैं, लेकिन रैल्फ मिलिबन ने यूएसए का केस को एनालाइज किया था। ठीक है, तो आप इसको करंट सिनारियो में रिलेट कर सकते हैं इंडिया के साथ में। वेल, यू नेवर नो, देयर आर पॉलिटिशियंस एट द सेम टाइम। देखो कुछ एक्सेप्शंस तो राघव रहेंगी, कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास हजारों करोड़। आपको क्या पता है, लाइक मैं आपको क्या बताऊं, देर आर सम पॉलिटिशियंस जो आज भी एक्टिव नहीं है, पुराने जमाने में एक्टिव हुआ करते थे, और उनकी अभी भी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी है, आपको पता नहीं है। यूएसए एंड इन सभी जगहों पे। लाइक माय फादर हैड अ फ्रेंड, एंड he told me this thing कि पुराने जमाने में there was one time when his father was a chief minister। उनका, मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो चीफ मिनिस्टर उनके फादर रह चुके हैं। सो उसमें क्या था कि उस टाइम की बात है, दे स्टार्टेड विद दैट, और आज के टाइम पे उनके जर्मनी, यूके, लंदन में, यूएसए में उनके घर हैं, प्रॉपर्टीज हैं। मतलब दे डोंट इवन लिव इन इंडिया टुडे, और आज के टाइम पे कोई भी एक्टिव नहीं है उनकी फैमिली से। दिस इज व्हाट वी सी। सो अभी भी ऐसा ही है, यू नेवर नो। एंड कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो रिच नहीं है बिल्कुल भी, एंड उसके बावजूद रूल कर रहे हैं, दैट्स द केस। लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, लेकिन अभी रियलिटी इज दिस। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। इनफैक्ट आप लोग पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है लोग म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? रिसोर्सेस है, पैसा है, जो सड़कें बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर के उसमें पैसा एलोकेट किया जाता है, करोड़ों रुपया एलोकेट किया जाएगा, और उसमें से कच्ची पक्की सड़कें कैसी बनती हैं? आपको पता है कि 1 साल बाद दोबारा वो खड्डे हो जाते हैं उन सड़कों में, क्योंकि हाई क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होता है, उसमें पैसे खाए जाते हैं। सो एक छोटे से छोटी पोस्ट भी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट, आपके गांव के लेवल का कोई पंचायत की पोस्ट हो ना, उसमें भी बहुत पैसा होता है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। या विलेज पंचायत में भी ऐसा ही है। सो करप्शन बहुत है, ऐसी बात नहीं है। तो ये उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आया था मैनेजरियल रेवोल्यूशन का। कॉन्सेप्ट ये था, एक कॉन्सेप्ट दिया था जेम्स बर्नहेम ने। ये कॉन्सेप्ट दिया था जेम्स बर्नहेम ने। जेम्स बर्नहेम का कहना था कि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म चेंज हो चुका है। पहले पावर कैपिटलिस्ट क्लास के पास में हुआ करती थी, आज जो डिसीजन लेने की पावर है वो शिफ्ट हो गई है। अब वो लोग डिसीजन थोड़ी ना लेते हैं, अब तो मैनेजरियल क्लास लेती है। जैसे अब आप देखोगे कि सीईओज होते हैं जिनको सैलरी पे रखा जाता है, या बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मैनेज करते हैं सब चीजें। तो आज डिसीजन उनके हाथ में होता है, आज वो लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग कैपिटलिस्ट डिसाइड नहीं करते हैं। लेकिन इनका कहना था, जेम्स बर्नहेम का कहना था कि मैनेजरियल क्लास ऐसी होती है, ओपन क्लास होती है। मतलब
एक अमीर भी इसको ज्वाइन कर सकता है, एक गरीब भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आपका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड कोई भी हो, आप मैनेजर बन सकते हो। यानी वर्किंग क्लास के जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो भी सन और डॉटर्स होती हैं, दे कैन बी अ मैनेजर ऑल्सो। तो यानी आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज में डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में नहीं होते, ऐसा कहना था जेम्स बर्नहम का। लेकिन इसी को, इस मिथ को एक्सप्लोर किया राल्फ मिलेवन ने। राल्फ मिलेवन ने बोला कि मैनेजरियल रेवोल्यूशन की जो बात आप कर रही हो कि मैनेजरियल क्लास डिसीजन लेती है, ये गलत है, ये एक धोखा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, आपको मैनेजर बनना है, आपको मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए। मैनेजमेंट की डिग्री की फीस कितनी होती है? 10-12 लाख रुपए। ठीक है, 2 साल की फीस भी 10-12 लाख, 15 लाख रुपए, इतनी फीस होती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजरियल रेवोल्यूशन, यू नो ये मिथ है, क्योंकि ये लोग जो वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, वर्किंग क्लास के बच्चे इतनी इतनी ज्यादा जो महंगी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो अनअफोर्डेबल है। ऐसा हो सकता है कि स्कॉलरशिप मिल गई किसी को, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड उसमें रहेगा, कोई रेयर होता है जो बहुत टैलेंटेड होता है, अदरवाइज उनके बच्चों को तो नहीं मिल पाती है पोजीशन। तो हमेशा जो रिच क्लास के बच्चे ही होते हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, वही मैनेजर्स बनते हैं अल्टीमेटली। तो इसका मतलब आज भी कैपिटलिज्म का नेचर चेंज नहीं हुआ है, आज भी स्टेट सपोर्ट करता है इन्हीं को। तो इसको दिखाने की कोशिश की गई। अब जैसे यूएसए में आप लॉ और मैनेजमेंट की फीस अगर देखोगे, जज बनने की फीस या ये सब बनने की फीस, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है यूएसए में। वो सिर्फ रिच एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ की एजुकेशन लॉ की और मैनेजमेंट की बहुत बहुत ज्यादा महंगी है। तो सिर्फ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही होता है जो स्कॉलरशिप जिसको मिल सकती है, वो अगर जाए उसमें तो न्यूट्रल हो सकता है, अदरवाइज न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इन्हीं के बच्चे जाते हैं और वही ये काम करते हैं। रिच क्लास के पार्ट, जो रिच क्लास है, उन्हीं के बच्चे लॉयर्स बनते हैं, उन्हीं के बच्चे जज बनते हैं ऐसी सिचुएशन में, या मैनेजर्स बनते हैं बड़े बड़ी कंपनीज में। जैसे यूएसए में आपको पता होगा कि बिजनेसेस आजकल वो लोग नहीं संभालते, उनके मैनेजर्स संभालते हैं, वो तो अपना ट्रैवल करते रहते हैं लोग। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, आया समझ में? एनी डाउट? सो ये कहना है राल्फ मिलेवन का। तो उसके बाद आते हैं निकोलस कोलंसास। इनका कहना है, ये स्ट्रक्चरल से बिलोंग करते हैं, तो इनका क्या कहना है, निकोलस कोलंसास ने भी ऐसे ही एनालाइज किया वेलफेयर स्टेट को। ठीक है, तो जैसे कार्ल मार्क्स थे, इनके कामों से काफी इन्फ्लुएंस थे ये। ठीक है, बट लेकिन बाद में जो ग्रामची ने अपने काम दिए उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और फिर इन्होंने बोला कि स्टेट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, रिलेटिवली कंडीशनली न्यूट्रल होता है, कुछ सिचुएशन में स्टेट अपने मुताबिक काम करता है। ठीक है, अब इसमें यही रहता है कि जो कंट्रीज होती है, ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। सिविल सोसाइटी की बात की थी ग्रामची ने, याद करो, 3 लेयर स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले नीचे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर सिविल सोसाइटी थी, उसके ऊपर स्टेट था। तो सिविल सोसाइटी जहां जिन कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, उस स्टेट को ओपेक बोलते हैं, क्योंकि उस स्टेट में आप रेवोल्यूशन नहीं ला सकते आसानी से, डिफिकल्ट हो जाता है मीडिया की वजह से। क्योंकि अगर आज कहीं पे वर्कर्स का शोषण हुआ, मान लो न्यूज में आज के दिन चला, शाम तक हिंदू मुस्लिम की, राम मंदिर बनने की, ये सारी न्यूज दोबारा वापस आ जाएंगी। तो मीडिया क्या करता है? मीडिया डेविएट करता है, जो मुद्दा होता है उसको ज्यादा ना दिखा करके उन मुद्दों पर लेकर जाता है जहां पर वो उसको डॉज कर पाए, उसको इग्नोर कर पाए उस पूरे इशू को। और आज के टाइम पे आपको पता ही है कि आज के टाइम पे वोटिंग राइट्स वर्कर्स क्लास को दिए गए हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसके चलते कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है। इसकी वजह से आजकल मेजोरिटी लोगों के पास में वोटिंग राइट्स हैं, तो इसीलिए कट थ्रोट कंपटीशन चलता है आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में, क्योंकि हर एक पार्टी को अपने सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना होता है, तभी तो वो पावर में आ पाएंगी। इसीलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका मैनिफेस्टो उठा लोगे आप, तो
तो सारी पार्टीज सभी क्लासेस के लिए सब कुछ बातें करती हैं। तो इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वोटिंग राइट्स दिए गए हैं आज के टाइम पे। तो निकोलस कोलंसस बोलते हैं कि स्टेट रिलेटिवली ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि जब क्राइसिस आता है तो स्टेट हमेशा अमीर लोगों को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज यहीं तक खत्म करते हैं, हमारा मार्क्सिज्म वाला खत्म हो चुका है। ये दोनों पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कल हम ये डिस्कस करेंगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, एंड एक दो टॉपिक और रह गई हैं, स्टेट खत्म करके फिर पावर शुरू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।